दोस्तों नमस्कार। आज है 10 अप्रैल 2020। आइए आज की हम देखते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले पीआईबी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 को लेकर थी। अभी मीडिया में ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 को कुछ समय के लिए स्थगित या सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो पीसी पीएनडीटी एक्ट 1994 के मुख्य प्रावधान के बारे में हम जान लेते हैं। तो पीसी पीएनडीटी एक्ट 1994 की फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। पीसी की फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड पीएनडीटी की फुल फॉर्म है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इसे संसद के 1994 के अधिनियम से पारित किया गया। तो इसके मुख्य प्रावधान पर नज़र डालते हैं। तो मुख्य प्रावधान क्या? पहला, इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकना है। इसका पहला मुख्य प्रावधान क्या है? कन्या भ्रूण हत्या व भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकना है। नंबर 2, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाना है। जब तक कोई बेबी है तो उसकी डिलीवरी के पूर्व आप सेक्स डिटर्मिनेशन उसका नहीं करा सकते कि मेल है या फीमेल बेबी है। अगर ऐसा कोई करवाता है तो उसके ऊपर सख्त यानी सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें दूसरा है प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा, गर्भाधान के पहले या बाद में लिंग की जांच पर भी रोक लगाई गई है। गर्भाधान के पहले या बाद में भी आप लिंग की जांच नहीं करा सकते हो। अगला क्या किया गया? कोई भी प्रयोगशाला या केंद्र या क्लिनिक सेंटर भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। तो ये चौथा प्रावधान इसमें किया गया कि चाहे वो लैब हो या कोई सेंटर हो या क्लिनिक हो, वो एम्ब्रायो के या भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करेगा, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी या अन्य कई जांचों के माध्यम से यह पता लगाया जाता है जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो फीमेल की स्थिति में कई बार गर्भपात कराने को या कन्या भ्रूण हत्या देखने को मिलता है, इसीलिए इस पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगला, गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों या अन्य किसी हाव भाव के माध्यम से यह बताने का प्रयास नहीं किया जाएगा कि जो भ्रूण है उसका लिंग क्या है, वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। ना तो उस गर्भवती महिला को और ना ही उसके किसी रिश्तेदारों को बताया जाएगा। अगला किया गया प्रावधान कि अगर मीडिया या प्रिंट मीडिया या न्यूज़पेपर में अगर कन्या भ्रूण से रिलेटेड कोई खबर प्रकाशित की जाती है जो कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करती है, तो ऐसे संस्थान पर या ऐसे व्यक्ति पर जो ऐसे न्यूज को छापता है उसे 3 साल की सज़ा व 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये आपका था पीसी पीएनडीटी एक्ट 1994। तो इसके प्रावधान प्रीलिम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला हम देखते हैं, इस समय कोरोना वायरस अपना प्रचंड रूप पूरे विश्व में लेता जा रहा है, तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा भी व उसके विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के द्वारा व विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इससे निपटने के लिए तत्परता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं में से पहला अभी पीआईबी न्यूज़ में था कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसी को शॉर्टकट में MOHUA के नाम से जाना जाता, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता ऐप का एक संशोधित संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या दिया गया? स्वच्छता MOHUA ऐप, यानी स्वच्छता मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ऐप। ये करेगा क्या? नागरिकों के बीच शिकायत निवारण सुविधा के रूप में पहले से ही ये क्या बहुत लोकप्रिय रहा है। ये आम जनता की शिकायतों का समाधान तत्परता के साथ हुआ त्वरित रूप से करता था। तो इसी को अब आगे और संस्करण इसका यानी संशोधित संस्करण लॉन्च किया गया। अब इसमें नया क्या फीचर शामिल किया गया, यानी नागरिक अब कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित शिकायतें भी इस ऐप पर कर सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि स्वच्छता MOHUA ऐप किसके माध्यम से लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब यहाँ आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो, वहाँ दे देगा स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, तो वो आप लगा दोगे और वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला काफ़ी समय चर्चा में एक मेडिसिन है जिसका नाम है हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन। हुआ क्या था? अभी भारत ने इस दवा पर अपनी घरेलू ज़रूरतों को देखते हुए निर्यात का मतलब होता दूसरे देशों को दवा भेजना या कोई सामान भेजना निर्यात कहलाता है, और दूसरे देशों से कोई भी वस्तु या सेवा मंगाना आयात कहलाता है। एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कई देशों जो कि इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उनके लिए उस कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने मानवता को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। तो ये दवा अब हम जान लेते हैं कि हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन है क्या। असल में इस दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये किसके उपचार के लिए दवा है? मलेरिया के उपचार के लिए है, और वर्तमान समय में इस दवा का प्रयोग कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मलेरिया। तो मलेरिया ये फैलता किससे है? ये मच्छरों के काटने से फैलता है। तो इनमें एक मादा मच्छर होता है एनाफिलीज। तो पूछा जाए मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा मच्छर के फैलने से। तो मादा मच्छर जो काटता है उसका जिससे रोग फैलता है उसका नाम क्या है? एनाफिलीज नामक मच्छर। एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। और यह जो एनाफिलीज मच्छर है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यह प्लाज्मोडियम ग्रुप के अंतर्गत आता है। किसके ग्रुप के अंतर्गत आता है? प्लाज्मोडियम ग्रुप के अंतर्गत आता है। यह सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एकल कोशिका सूक्ष्म जीव है जो प्लाज्मोडियम ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो अगर ये क्वेश्चन में एनाफिलीज मच्छर न देख करके ऐसे दे दिया जाए कि मलेरिया प्लाज्मोडियम ग्रुप में आने वाले जीवों की वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से फैलता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। CRPF ने अपना 9 अप्रैल को सौर दिवस मनाया है। CRPF ने 9 अप्रैल को अपना सौर दिवस मनाया है। और यह हम बात कर लेते हैं यहाँ CRPF की जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, यानी इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नई दिल्ली में है। और यह भारत की सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। और यह गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ये करती क्या है सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का काम है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था तथा देश में किसी भी प्रकार का उपद्रव या विप्लव या विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न न हो उससे निजात पाने के लिए तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पुलिस ऑपरेशन होते हैं उसमें राज्यों को व केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करना, क्या करना, सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में 1939 में हुई थी। किंतु जब भारत आज़ाद हुआ तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के रूप में एक अधिनियम बनाया गया जिसे सीआरपीएफ एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता और उसी के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। अगर इसकी मोटो की बात करें तो इसकी मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, अर्थात सेवा व निष्ठा इसका मोटो है, सेवा व निष्ठा इसका मोटो है। अगर वर्तमान में डायरेक्टर जनरल की बात करें सीआरपीएफ की तो एपी महेश्वरी साहब हैं। कौन है, एपी महेश्वरी साहब हैं। आगे देख लेते हैं। अगला जो न्यूज में था वो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये इम्पोर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए भी है और साथ ही आपका मेंस में भी, पीसीएस मेंस में भी इस तरह की इकाइयों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है क्या, तो पहला जान लीजिए ये इम्पोर्टेंट इतना क्योंकि इसकी अध्यक्षता पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगर इसके कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य 47 होते हैं प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए। तो यह नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूचरी या सांविधिक इकाई है। कैसी इकाई है, स्टैट्यूचरी या सांविधिक इकाई है और इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखिएगा, इसका रोल या भूमिका जो है वो एडवाइजरी या सलाहकारी है। सलाहकारी का मतलब हुआ कि इसके द्वारा दिए गई सलाह सरकार को मानना बाध्यकारी नहीं है, सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सलाहों को इसकी मानता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है तो जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण को प्रोत्साहन देना, प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन, वन्य जीव तथा वनों के विकास को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला ये क्या काम करता है, तो राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य, नेशनल पार्क व सैंक्चुरीज के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजनाओं की समीक्षा करता है और यह अगर उससे कोई हाईवे या अन्य कोई गतिविधि वहाँ पर औद्योगिक गतिविधि की जा रही तो अगर वहाँ पर जो नेशनल पार्क व अभ्यारण्य है अगर उसको किसी प्रकार का नुकसान, पर्यावरणीय नुकसान पहुंच रहा है तो जब तक यही बॉडी या निकाय परमिशन नहीं देगी तब तक उसके आगे कार्य को नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात तो यह राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले सभी परियोजनाओं की समीक्षा करता है। अगला नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की सहमति के बिना नेशनल पार्क व अभ्यारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर उसके क्षेत्र को कम करके, मान लो कोई एक राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा मान लेते राष्ट्रीय पार्क, उसको 2 भागों में बांटना है या उसके एरिया को कम करना है तो उसकी सीमा में हम तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक हम कोई परिवर्तन
नहीं कर सकते। अगला इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसी का नाम है iGAT। आई गार्ड की फुल फॉर्म जान लेते हैं। आई का मतलब इंटीग्रेटेड है, और जी का मतलब गवर्नमेंट है, और ओ का मतलब ऑनलाइन, टी का मतलब ट्रेनिंग है। तो आई गार्ड का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का, और इसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए, से निपटने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो एक कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उसी के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, स्वच्छता कर्मचारी, हाइजीन आपके एम्प्लॉयर्स हैं, एनएम्स हैं, उसके बाद केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी हैं, नागरिक रक्षा ऑफिशियल हैं, विभिन्न पुलिस संगठन है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स के अधिकारी हैं। अगला नेहरू युवा केंद्र संगठन के कर्मचारी व अधिकारी हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्काउट्स व गाइड्स तथा अन्य वॉलंटियर्स इत्यादि को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए ये ऑफर प्रदान करता है, और इसी के अंतर्गत अब इन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। इसके बाद आते हैं जो ये किस पोर्टल पे होस्ट किया जाएगा, तो एक दीक्षा पोर्टल है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था। और दीक्षा पोर्टल आपको पीछे हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो नए हैं, नए लोग देख रहे हैं, वो पीछे की वीडियो देखिए, तो वहाँ आपका दीक्षा पोर्टल के बारे में मिल जाएगा। एक दीक्षा पोर्टल है क्या? तो दीक्षा पोर्टल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल फॉर टीचर्स के लिए है। जो टीचर्स होते हैं वो अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को अधिक से अधिक डिजिटल बनाएं, और डिजिटली रूप में अपने आप को वेल ट्रेंड व स्किल्ड प्रदान करें, यानी से सुसज्जित करें, ताकि वह बच्चों में क्वालिटेटिव एजुकेशन ऑनलाइन व डिजिटल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आसानी से प्रदान कर सके। तो इसी को दीक्षा पोर्टल के नाम से जाना जाता है। तो इस टीचरों को प्रशिक्षित करने के लिए यानी क्या दीक्षा पोर्टल है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पीछे और डिटेल में जानना है तो आप कृपया पीछे की वीडियो सुनिए, देखिए। आगे आते हैं। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को इंक्रीज करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है। फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है? उड़ीसा राज्य बन गया है। इसके साथ ही इंडिया में उड़ीसा पहला राज्य है जो 17 जून तक सभी अपने जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सभी को बंद करने का भी निर्णय लिया है। कब तक? 17 जून। तो आपके लिए पूछा जा सकता है या आपके एग्जाम में कि पहला स्टेट ऐसा कौन था लॉकडाउन को इंक्रीज करने वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अब जान लेते हैं उड़ीसा इसके पहले भी कोविड-19 से निपटने के लिए, जो कोरोना वायरस है उससे निपटने के लिए मो जीवन नामक पहल को लॉन्च या शुरू कर चुका है। तो मो जीवन पूछा जाए, मो जीवन नामक पहल या स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि उड़ीसा राज्य के सभी नागरिक व व्यक्ति अपने घरों के अंदर रहें और कृपया बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना वायरस या कोविड-19 से निपटा जा सके। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ उड़ीसा राज्य की इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य में क्या है? भीतरकनिका मैंग्रोव है, और यह उड़ीसा का वेटलैंड है जो कि दो नदियों ब्राह्मणी व बैतरणी नदी डेल्टाओं के बीच लगभग 650 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भीतरकनिका मैंग्रोव पूछा जाए किन दो नदियों के बीच है? तो ब्राह्मणी व बैतरणी नदियों के बीच है, और यह 650 किलोमीटर में
फैला हुआ है। इसे 2002 में जो भितरकनिका मैंग्रोव है, इससे रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं रामसर क्या है। तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 1971 में समझौता हुआ था और इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि जो वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। वर्तमान समय में पूछा जाए भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कुल 37 आर्द्र भूमियाँ हैं। पहले आपकी 27 थी, जिनमें हाल ही में 10 नई आर्द्र भूमियों को और शामिल किया गया है। इसके पहले 26 थी, तो 27वां सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र को शामिल किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। और हाल ही में यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की 10 और क्या किया गया, आर्द्र भूमि शामिल कर दी गई। इस प्रकार वर्तमान समय में टोटल पूछा जाए तो कितनी है, 37 आर्द्र भूमि है। 37 आर्द्र भूमि है, 37। आगे देखते हैं तो यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क भी है और भितरकनिका नेशनल पार्क की घोषणा 1998 में की गई थी। इसके साथ ही गहिरमाथा मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसे 1997 में स्थापित किया गया है। गहिरमाथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गहिरमाथा किसके लिए जाना जाता, तो यहाँ एक विशेष प्रकार के या किस्म के कछुए पाए जाते हैं, उन्हीं को ओलिव रिडले टर्टल के नाम से जाना जाता। और इस क्षेत्र से होकर रुशिकुल्या नामक नदी प्रवाहित होती है। इसके साथ ही सिमलीपाल नामक नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो इतने ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित थे, उसको हमने डिस्कस कर दिए। आगे दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया है। अभी हमने बताया था, इसके पहले दिल्ली सरकार ने 5T प्लान को भी लॉन्च किया था। तो उसकी 5T का मतलब आपको डिटेल में काफ़ी डिस्कस कर दिए थे। अब दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया। अब समझ लेते हैं कि ऑपरेशन शील्ड है क्या। तो यहाँ यस का मतलब सील है, अर्थात जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की, तो ऐसे सभी क्षेत्रों को सील किया जाए। फिर वहाँ के लोगों को, एच का मतलब होम क्वारंटाइन है, उन्हीं के घरों में उनको क्वारंटाइन किया जाए। आई का मतलब हुआ आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग है, और फिर उन लोगों को आइसोलेट किया जाए और उनकी ट्रेसिंग की जाए समय समय पर। और ई का मतलब एसेंशियल सप्लाई है, उनके लिए जो भी ड्रग से रिलेटेड या खाने पीने की जो भी ज़रूरतें हैं, उन्हीं के घर पे एसेंशियल सप्लाई या अनिवार्य आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। अगला यल का मतलब लोकल सैनिटाइजेशन है, उनके घरों को स्थानीय स्तर पर गांवों में जा कर के उसको उन क्षेत्रों को लोकल स्तर पे सैनिटाइज्ड किया जाए। और डी का मतलब है डोर टू डोर चेकिंग, और घर घर जाकर लोगों को चेक किया जाए। अब यही एक प्रभावी कारगर है। तो पूछा जाए ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला IISc जो बेंगलोर में स्थित है, इसी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता। इसने एक ऐप विकसित किया है जिसका नाम गो कोरोना गो नामक ऐप विकसित किया है। और यह रास्ते से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति में अगर कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका पता लगाने में सक्षम है। तो गो कोरोना गो। इसके पहले हमने राष्ट्रीय आरोग्य सेतु के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे आइए IIT रोपर जो कि पंजाब में है। IIT रोपर जो कि पंजाब में है के बीटेक के एक छात्र ने मोबाइल आधारित ऐप संपर्क ओ मीटर विकसित किया है। यह ऐप नक्शे पर कोरोना वायरस संक्रमण की अधिकतम आशंका वाले क्षेत्रों का संकेत दे सकता है। तो यह ऐप नक्शे पर कोरोना वायरस संक्रमण की अधिकतम आशंका वाले, जहां पर ज़्यादा सस्पेंशन है कि वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण इन्फेक्शन हो सकता, ऐसे क्षेत्रों का संकेत दे सकेगा। कौन? संपर्क ओ मीटर। अगला है
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और कहा है भारत में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं, यानी कि 40 करोड़ लोग गरीबी के जाल में फंस सकते हैं। अब हम बात यहाँ कर लेते हैं, भी आपका पीछे सुने पूछा जा सकता है ILO की रिपोर्ट के अनुसार बताइए भारत में कितने लोग गरीबी में फंस सकते हैं, तो 40 करोड़ लोग। अब इसमें हम जान लेते हैं क्यों, क्योंकि भारत का लगभग 90% क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में या अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है और ये कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वो उनके सभी गतिविधियों को यानी बंद कर दिया गया है, जिससे गांव की ओर पलायित हुए हैं और इसका नतीजा है कि लगभग उनके रोजगार छिन गए। और ये ILO ने ये भी स्पष्ट किया है कि पूरे विश्व में 19.5 करोड़ लोगों के रोजगार छीनने का खतरा भी मंडरा रहा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं ILO की, तो ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। तो पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। वो अगर डायरेक्टर जनरल की बात किया जाए वर्तमान में तो गाय रायदर साहब है। गाय रायदर इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। ILO की उपलब्धियों की बात किया जाए तो ILO ये लेबर से संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए डिसेंट वर्ग, एक अच्छा वर्ग के लिए, ताकि किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े उसके लिए काम करता है। तो इसी के लिए इसे और विश्व में हार्मनी को बनाए रखने के लिए प्रेरित रहता है, लोगों को प्रेरित करता है। और इसी काम के लिए इसे 1969 में 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और आज का ये सबसे लास्ट पॉइंट है कि इसी की एक प्रमुख इकाई है इंटरनेशनल ILO की प्रमुख इकाई, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ITCLO। इसी को शॉर्टकट में ITCLO कहा जाता, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ITCILO। इसका मुख्यालय तुरिन इटली में है। इसलिए ध्यान रखना, इस पिछले किस एग्जाम में पूछा भी गया था, तो तुरिन इटली में है। तो आज का ये करंट डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा बेनिफिट पहुंच रहा हो, अगर बेनिफिट पहुंच रहा तभी, अगर बेनिफिट आपको नहीं पहुंच रहा तो कृपया इसे शेयर सब्सक्राइब करने की कृपा ना करें। अगर बेनिफिट पहुंच रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि और अगर आपका कोई सुझाव, ताकि और अच्छे से इसको हम सुचारू रूप से आगे भी चला सके, कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।